Students, this is part 2 of chapter 5 that is organizing. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, उसके डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरियस स्ट्रक्चर्स देखे थे। उसके आगे का पोर्शन हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन विच क्लियरली डिफाइंस द एक्टिविटीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्लियरली डिफाइंड होता है क्या क्या एक्टिविटीज, राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पे, हर एक स्टेप पे वो कुछ ड्यूटीज, हमारे राइट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है वो क्या कहलाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It is a formal system of coordination among various people. जो भी हमारे वर्क में या किसी भी चीज में हम जो हमारे पीपल हैं, जिनके साथ हम कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, उनके बीच में एक फॉर्मल सिस्टम है। मतलब इसको हम ऐसे समझे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करनी होती हैं। विदाउट फॉर्मेलिटीज इट कांट बी परफॉर्म। एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं स्कूल का। स्कूल में जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को या आपके क्लास टीचर को, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। जैसे आपका टीचर है या आपके प्रिंसिपल्स हैं, तो इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ फॉर्मल सिस्टम होता है। जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे करते हैं? टू द प्रिंसिपल एंड आगे XYZ जो भी आपका लिखने का होता है उसमें, तो टू द प्रिंसिपल, मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कोऑर्डिनेशन जिसमें हमें कुछ फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करनी होती है, वो क्या कहलाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि इसके आगे जब हम डिफरेंस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। तो मेरिट्स क्या हो गए? हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, या इसमें जो अथॉरिटी है वो एक लाइन के थ्रू आगे फ्लो होती है। डीमेरिट्स क्या हो जाते हैं? हम हमारे इमोशंस को अच्छे तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होते हैं। आप अपनी पर्सनल चीजें आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हो जाते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं तो वो सारी चीजें क्या होती है? ज्यादा टाइम लेती है। तो ये क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इज एन इनफॉर्मल सिस्टम विच इज डेवलप्ड ड्यू टू सम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसमें हमारे पर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड होते हैं। It is conducting with friendship, so there is no need to perform rules and regulations. Informal organization क्या होता है? जो हम हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जो हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है, वो कहलाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वेरियस फॉर्मेलिटीज, रूल्स, रेगुलेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी नहीं परफॉर्म करते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके फ्रेंड्स का। आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? टू डियर फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। और भाई, हाँ अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, या और बहन, हाँ इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे वेरियस फॉर्मेलिटीज परफॉर्म नहीं करनी पड़ती है, हमारी जो ऐसे रूल्स होते हैं वो हमें परफॉर्म नहीं करने पड़ते हैं। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? हमें कुछ रूल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। हमारे टीचर से, प्रिंसिपल से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं? हम हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेता है ये। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फॉर्मेशन, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। These are formally formed while
फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, वाइल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज परफॉर्म नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अथॉरिटी। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज दिस इज एन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे जो अथॉरिटीज है, जो ऑर्डर है, वो टॉप टू बॉटम में फ्लो होंगे। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी हम बात कर सकते हैं। पैटर्न। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इंक्लूड सम पैटर्न टू कम्युनिकेट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल टीचर एंड अ स्टूडेंट और प्रिंसिपल और अ स्टूडेंट में हमें उनसे बात करने के लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मेट, एक पैटर्न में ही बात की जा सकती है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट डजंट इंक्लूड एनी पैटर्न फॉर कम्युनिकेशन। इसमें हमें पर्टिकुलर कोई एक पैटर्न नहीं चाहिए होता है बात करने के लिए। रूल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स आर फॉलोड। फॉर्मेलिटी है तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नो रूल्स आर फॉलोड। इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ऐसे पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द रिलेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, रिलेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। कोई भी एक एम्प्लॉय का अपने बिजनेस के साथ जो रिलेशन है वो किस चीज क्या शो होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं रिलेशन ऑफ फैमिली और फ्रेंड। जो हमारे फैमिली और हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मीन्स डेलीगेशन रिफर्स to granting authority or responsibility from senior to subordinate to accomplish a particular assignment on behalf of senior. Delegation of authority का मीनिंग क्या है, डेलीगेशन का मतलब होता है जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारा काम है, वो सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ गिवन टाइम में देता है कि आप मेरे बिहाफ में ये काम करो। According to F.G. Morse, delegation means assigning work to others and giving them authority to do it in given time. कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होता है उनको कि आप इस टाइम पीरियड में मेरे बदले का काम कर दीजिए। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अपना काम किसी और से गिवन टाइम में करवाना। एग्जाम्पल, टीचर्स का वर्क क्या होता है, आपको पढ़ाना, आपकी कॉपीज चेक करना, जो भी आपके उन्होंने एग्जाम लिए वो मार्कशीट के मार्क्स कैलकुलेट करना। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, और भी अदर काम होते हैं। तो मान लीजिए किसी टीचर ने कॉपीज चेक कर दी, मार्क्स दे दी, उनको टोटलिंग का काम अपने बिहाफ में स्टूडेंट से करवाया, तो ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अपने बिहाफ में अपने सबऑर्डिनेट से जो सीनियर काम करवाते हैं इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, that is known as delegation of authority. And the next है decentralization. इसका मीनिंग क्या होता है, when there is a systematic dispersal. When there is a systematic dispersal. Dispersal का मीनिंग क्या होता है, allotment of duty of authority in all departments and all the levels is known as decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो अथॉरिटी है, जो जिसकी ड्यूटी है, वो उसी को अलॉट करना इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट रोल इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, हर वो काम जिसमें हम सबऑर्डिनेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब हम ये बताते हैं कि दैट दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर वर्क, तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी हमने एग्जांपल लिया था एक टीचर और एक स्टूडेंट का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या है, अपने बिहाफ में काम दूसरे से करवाना। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, जिसका काम है उसी के थ्रू उसका काम करवाना, मतलब उसको उसकी ड्यूटीज अलॉट करना। अब देख लेते हैं इसका डिफरेंस। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का जो बेसिक डिफरेंस है उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीनिंग। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है, जो हमारी
में, जैसे टीचर है तो वो बड़े से छोटे के लेवल में फ्लो होता है, इट मीन्स फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और डिसेंट्रलाइजेशन में फ्लोज एट एवरी लेवल ऑफ ग्रुप, हर एक लेवल पे, हर एक पर्टिकुलर जगह पे हमें अथॉरिटी देनी है, उनकी ड्यूटी उनको सौंपनी होती है। नेक्स्ट टाइम, ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है, क्यों? क्योंकि हम इसमें हमारी ड्यूटी दे रहे हैं ना सामने वाले को। इट इज जनरली फॉर शॉर्ट टर्म, कुछ छोटे टाइम के लिए होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज जनरली फॉर लॉन्ग टर्म, क्यों? क्योंकि ये सामने वाले की ड्यूटी उनको दी जा रही है, तो वो थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। स्कोप, इट्स स्कोप इज नैरो वाइल इट्स स्कोप इज वाइड। क्यों है? क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कम समय के लिए है, अपनी ड्यूटी किसी और को देना, तो इसका स्कोप भी नैरो होता है, कम होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप ज्यादा होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नेचर, इट इज टेम्पररी इन नेचर। कौन? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो सिर्फ टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए। और डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज परमानेंट इन नेचर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कम टाइम के लिए होती है, डिसेंट्रलाइजेशन एक परमानेंट होता है, क्योंकि हम किसी की ड्यूटी उसको अलॉट कर रहे होते हैं। ये था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारा एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। साउंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, जब उसमें ये कुछ पॉइंट्स होंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स हैं, उनसे हमारे एम्प्लॉयज एकदम वाकिफ होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्क, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, विजिबल होना चाहिए, मतलब कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर तरीके से जितने भी हमारे पास वर्क है, ग्रुप ऑफ पीपल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो हर किसी के लिए जो हमारे गोल्स है, हमारे वर्क है, वो एकदम क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है उन सबके बीच अच्छा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अलॉन्ग विद फिजिकल रिसोर्सेज ऑल्सो। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हम उसे चेंज कर सके। अगर कुछ वर्कर्स अच्छे नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अच्छे नहीं है, तो हम उन्हें अलग करके नेक्स्ट वर्कर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जितने लोगों की जरूरत है उतने ही लोग होने चाहिए। ज्यादा लोग होने से हमारा काम बिगड़ेगा और हमारा वर्क प्रॉपरली नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो क्या होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए, जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वो हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करें, स्टेबल रहे, टाइम टू टाइम से जल्दी हमारा वर्क छोड़ के जाए ना, या जो वो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको तोड़े ना। नेक्स्ट क्या है? इनोवेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन होना चाहिए, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू क्रिएटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो सबकी अलग मेंटेलिटी, अलग लॉजिकल थिंकिंग होगी, तो उसमें इनोवेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ लीडरशिप, जो ग्रुप ऑफ पीपल है ऐसा नहीं हो कि कोई भी बंदा किसी को भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर एक उनमें से लीडर खड़ा हो जाए, या उनका जो ओनर टाइप का हम बोल सकते हैं, वैसे कोई भी एक जन होना चाहिए जो उनको डायरेक्ट करे, कमांड करे। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ग्रुप ऑफ पीपल में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना, ना कि उसका वेस्ट करना। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक साउंड एंड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो गाइस आप सबको ये आई होप जितना भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया वो अच्छे तरीके से क्लियर है। तो ये सारा पोर्शन था चैप्टर 5 का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम मिलेंगे 6th चैप्टर के साथ।